नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वर्षा अडालजी जी का उपन्यास मेरा भी एक घर हो का तृतीय अध्याय। अरे काफी थक गई है तू तो। खिड़की के पास बैठे हुए सांझ के झुटपुटे प्रकाश में पड़ते हुए हरिदास का ध्यान लीना पर गया तो वे चिंता से बोले, ओ कौन दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं कब से आपका रास्ता देख रही हूँ। ये आपके मित्र अनुपम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज बहुत देरी कर दी आपने। नाश्ते की प्लेट अनुपम के करीब खिसकाती हुई सुरेखा हंसते हुए बोली। लीना धीरे से कमरे में दाखिल हुई। पर्स सोफे पर लापरवाही से फेंक कर निढाल सी सुरेखा की बगल वाली कुर्सी में वह ढेर हो गई। अरे आप यहाँ कैसे? वाह रे वाह, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरा यह अचानक टपक पड़ना तुम्हें अच्छा न लगा हो। मूड एकदम आउट। यह मेरे चले जाने का सिग्नल तो नहीं है ना? और वह हमेशा की तरह ठठाकर हंस पड़ा। अरे नहीं भाई नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। यह तो इस वजह से कि दोपहर में जब आप मिले थे तब आपने यहाँ आने का जरा भी जिक्र नहीं किया। और घर का पता कैसे मिला? यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें सीक्रेट बता ही दूं। तुम्हारे घर के पिछवाड़े में मेरा एक दोस्त रहता है। ऑफिस से छूटकर मैं उसके यहाँ गया था। वह अपने पड़ोसियों की बहुत तारीफ कर रहा था। बातों ही बातों में तुम्हारी बात निकल आई। अब बताओ, तुम्हारा पता ढूंढने में मुश्किल ही क्या थी? हो ना शर्लक होम्स? अनुपम की बात से सुन हरिदास और सुरेखा दोनों जोर से खुलकर हंस पड़े, किंतु लीना न हंस सकी। क्या कहे क्या ना कहे, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। किंतु आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई बेटा? आज काम ज्यादा था क्या? ये तो कब के चले जा रहे थे। मैंने आग्रह करके बैठा लिया कि बस लीना आती ही होगी। अरे बाबूजी, आपने क्या बैठा लिया? मैं तो चाय नाश्ता देखकर खुद ही ललचा गया। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अनुपम ने नाश्ते पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अनुपम का उत्साह, सुरेखा का निश्चल हास्य या बाबूजी की स्नेहिल दृष्टि, जैसे इन सब के स्पर्श से अछूती वह बोली। रमीला को कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए अपने ऑफिस में ही गाड़ी बुला ली थी। ऑफिस से हम सीधे बाहर गए। ये बातें लीना अत्यंत स्वाभाविक स्वर में हरिदास की ओर उन्मुख होकर बोल रही थी, किंतु उसका ध्यान इन बातों में नहीं था। सुरेखा निष्पलक नेत्रों से अनुपम को निहारे जा रही थी। एक वक्त था जब वह सुरेखा की मीठी हंसी सुनकर उसका गाल चूम लिया करती थी। सुरेखा को जबरदस्ती आराम करने के लिए कहकर सारा काम वह स्वयं कर डालती, और आज सुरेखा का वही हास्य उसे भीतर ही भीतर सुलगा रहा था। लीला ने उस ओर से तुरंत नजर फेर ली। दोनों खूब तरह तरह की बातों में मशगूल हो उठे थे, हंस रहे थे। कभी सुरेखा अनुपम की बातों से आश्चर्यचकित हो आंखें कटोरे की तरह फैला देती और कभी हंसते हंसते पेट पर हाथ रख लेती। लीना को अनुभव हो रहा था जिंदगी की लड़ाई में वह बुरी तरह जख्मी हो उठी है, और सुरेखा उन जख्मों को अपनी उंगलियों से नहीं सुइयों से कुरेद रही है। रमीला क्या कहती थी दोपहर में, और अभी अगर वह यह सब देख ले तो क्या कहेगी? अरे सुरेखा, तुम जब इतनी सुंदर कढ़ाई करती हो तो इन्हें प्रदर्शनी में क्यों नहीं भेजती? मैं? सुरेखा शर्मा गई। हाँ हाँ, तुम ही। आजकल तो लोग बाग इसका बिजनेस करते हैं। तुम जो भी प्रदर्शनी में रखने के लिए भेजोगी ना, वह सब वहीं बिक जाएगा। यह टेबल क्लॉथ तो अच्छा है, किंतु तुम साड़ियाँ तैयार करो ना। इट विल बी सोल्ड एज ए हॉट केक। सचमुच क्या? उत्तेजना से सुरेखा के गाल लाल लाल हो उठे। उसकी आंखें एक अजीब चमक से भर उठी। अरे देख ना, एक दिन तुम इतना कमाओगी कि लीना अपनी नौकरी छोड़कर तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाएगी। क्यों लीना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? कैसा आइडिया है? ठीक ही होगा। लीना के होठ तिरस्कार से तिरछे हो उठे। यह बेमन से क्यों बोल रही हो? तुम तो सुरेखा की बड़ी बहन हो, तुम्हें तो प्रोत्साहित करना चाहिए इसे। अनुपम कहते हुए अब भी हंस रहा था, और लीना मन ही मन चिढ़ गई। अनुपम भी ढकी हुई चिंगारी को फूंक मार मार कर नंगा कर रहा था। उसे क्या पता, सुरेखा की मदद करनी चाहिए। अच्छा, वह जल्दी जल्दी से चला जाए। उफ, कल तक लीना इस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन वह अनुपम को अपने घर पर बुलाएगी। बाबूजी तथा सुरेखा के समक्ष शर्माती हुई कहेगी, बाबूजी यह अनुपम है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और आज अनुपम स्वयं उसके घर आ गया था। उसे लगा था उसकी ये लच्छेदार बातें, सहज हास्य घर में सबका हृदय जीत लेंगी, लेकिन यह सब हो रहा था। वह सबका हृदय जीत चुका था, सुरेखा का भी। वह चाह रही थी कि अब अनुपम चला जाए, उसे वह सुरेखा के साथ इस तरह बैठा हुआ। और तभी अनुपम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ।
ओह, बातों ही बातों में कितनी देर हो गई। आई एम सॉरी, आप सबको मैंने अच्छा खासा बोर किया। नहीं नहीं, बड़ा मजा आया। आप कब आएंगे फिर? पूछते हुए सुरेखा का स्वर उदास हो उठा। अब मुझे आमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही आ टपकूंगा। सभी की ओर हंसते हुए उसने विदा ली। लीना समझ गई थी ये शब्द उसे या बाबूजी को लक्षित करके नहीं कहे गए थे। अनुपम चला गया और सुरेखा पोर्च में खड़ी हाथ हिला रही थी। फिर तो अनुपम की कई शामें उसके घर में बीतने लगी। हफ्ते में 2 या 3 बार वह आ ही जाता। कभी कभी वह नई किताबें लाता, कभी खिले हुए गुलाब लाकर फ्लावर पॉट में सजा देता। दोपहर कैंटीन में बैठी लीना की आंखें अनुपम को खोजती रहती। कभी वह मिलता भी तो थोड़ी देर बैठने के बाद ऐसे भागता जैसे बहुत हड़बड़ी में हो। लीना की यह बेचैनी रमीला से छिपी नहीं थी। एक दिन उसने मजाक में कहा भी, क्या हुआ भाई, क्या मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया क्या? लीना चौंक पड़ी। अरे अगर ऐसा हो गया है तो मैं काजी का काम कर सकती हूँ। हम एक थे ही, कब जो झगड़ा करेंगे। अनुपम मेरे साथ बोले या ना बोले इससे मुझे क्या मतलब। वह धीरे से होठ चबाती हुई बोली। उसे स्वयं से भय लग रहा था कहीं वह रो ना पड़े। रमीला ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर स्नेह से दबा दिया। लीना तो उसे चाहती है, ये मैं जानती हूँ। प्रणय लिपिहीन है, फिर भी आंखें उसकी भाषा है। रमीला मैं क्या करूँ? लीना की आंखें भर आई। तेरी जगह अगर मैं हूं ना तो प्रत्यक्ष प्रेम का निवेदन कर दूं। एक क्षण का संकोच तुझे सारी जिंदगी सालता रहेगा। फिर अपने आत्मीय से लज्जा कैसी? प्रेम की यात्रा हमेशा अहंकार के शव पर शुरू होती है। तेरी बात शायद सच है, किंतु रमीला, प्रेम सत्य की तरह स्वयंभू भी है। उसके बीज नहीं बोने पड़ते, अंकुर स्वयं प्रस्फुटित हो उठते हैं। और इसलिए शायद मैं अनुपम से स्वयं कुछ भी न कह सकूंगी। शायद कभी नहीं। लीना थोड़ी प्रकृतिस्थ हुई। रुमाल से उसने आंखें पोंछ ली। फिर एक फीकी हंसी हंसकर बोली, तू शायद नहीं जानती, संघर्ष मेरी सांसें बन चुका है। आई एम फाइटर। लीना तुरंत उठ खड़ी हुई। उस दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली, किंतु विचार किसी प्रेत की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। वह कहाँ जाए, कहीं भी तो छुटकारा नहीं। वह समझती थी उसका प्रेम दिवा स्वप्न है, छुई मुई के पेड़ की तरह जो स्पर्श मात्र से ही मुरझा जाता है। सुरेखा अनुपम को चाहती थी और अनुपम सुरेखा को। उन दोनों के दरमियान उसका अस्तित्व महत्वहीन था। वह पराई थी। ऑफिस से थकी मांदी लस्त-पस्त जब वह घर पहुंचती तो पाती सुंदर सजी सवरी सुरेखा आराम कुर्सी पर बैठी कढ़ाई कर रही होती या फिर अनुपम की लाई हुई कोई किताब पढ़ रही होती। कोई किसी से नहीं बोलता था। शब्द जैसे एक दूसरे के लिए जमकर रह गए थे, किंतु लीना तुरंत समझ जाती थी अनुपम शायद अभी इसी वक्त आने वाला है। बाबूजी के साथ वह थोड़ी इधर उधर की बातें कर शिकारी कुत्ते की तरह सूंघती सी रसोई में पहुंचती तो पाती केसर काफी व्यस्त है। गरम गरम कोई खास नाश्ता बन रहा है। उसे देखकर केसर मुस्कुराती। लीना दीदी, आज तो सुरेखा ने कचौरियां बनाने का विशेष ऑर्डर दिया है। अनुपम भैया कल दोपहर में। कहती कहती केसर एकाएक लीना का उतरा चेहरा देखकर सहम उठती और वह भरी भरी सी दौड़कर अपने बिस्तर पर ढेर हो जाती। यह सब क्या हो रहा है? मेरे सामने तो सब ठीक है, किंतु मेरी गैर हाजिरी में भी ये दोनों। और आगे कुछ भी सोच नहीं पाती। लगता सारा शरीर एक अजीब अफसन सुन पड़ता जा रहा है। अब ना हिलडुल सकेगी ना देख सकेगी। एक असहनीय पीड़ा का ज्वार जो उसे खींच खींच कर तट पर पटक देता है, एक जीवित लाश की तरह। कभी कभी तो उसे महसूस होता कि उसके खिलाफ यह एक षड्यंत्र है जिसमें घर का हर सदस्य शामिल हो गया है। एक दिन ऑफिस में लीना का माथा सख्त दुखने लगा। रमीला को पता चला तो उसने लीना को जबरदस्ती छुट्टी कर दोपहर में ही घर भेज दिया। और जब वह घर पहुंची तो देखा बाबूजी तो दोपहर की नींद में पड़े हैं और वह कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गई। पीछे पीछे पानी का गिलास लिए केसर आई। लो दीदी, पानी पी लो, फिर माथा भी दबा देती हूँ। बस जरा सा फेरफार हो गई। आप इधर आई और सुरेखा अभी अभी यहाँ से निकली। लीना कांप कर रह गई। सुरेखा नहीं है, कहाँ गई, कब गई? वह तो मुझे भी नहीं पता दीदी, किंतु आज वह आपकी नई केसरी साड़ी पहनकर गई है। इतनी सुंदर लग रही थी ना उस साड़ी में कि क्या बताऊं। केसर चली गई। लीना अवाक। उसे स्मरण होया एक बार अनुपम ने पूछा था, लीना तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है? मुझे तो हल्का नीला रंग बहुत पसंद है, लीना ने हंसकर कहा। और आप मुझे कौन सा रंग में देखना चाहती हैं, पसंद करोगी? बहुत कम लोगों को पसंद आता है मेरा रंग। बिना कहे मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो केसरी रंग बहुत पसंद है, देखो ना। सुनकर चौंक गई ना, मैं जानता था। खुला हुआ केसरी, तुम मानोगी?
कई बार संध्या के समय आकाश केसरी रंग की आभा से जब चित्रित हो उठता है तो उस शाम में ऑफिस से छूटकर सीधे समंदर के किनारे चला जाता हूँ। इतना चटक रंग मेरे जैसे धुनी को छोड़कर भला किसे अच्छा लगेगा। और लीना के कानों में अनुपम की मधुर हंसी गूंजने लगी। और इस बातचीत के बाद ही जब पहली को उसने पे ली तो तुरंत जाकर एक केसरी रंग की साड़ी खरीद लाई, किंतु उसे पहनने की हिम्मत ही नहीं पड़ी उसकी। उसने वैसे ही कबाड़ में उठाकर रख दी। लीना दौड़कर अपनी अलमारी के पास गई। जल्दी से खोलकर उसने अपनी सारी साड़ियों की थप्पी पर निगाह डाली, फिर यहाँ वहाँ कुछ उठाकर देखा, किंतु वह साड़ी वहाँ पर नहीं थी। कितने यत्न से उसने सहज कर रखी हुई थी। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझा अन्य मनसक सी लीना पोर्च में आ हरिदास की आराम कुर्सी पर पसर गई। रात का अंधेरा फैलने लगा था, किंतु अभी भी हल्की सी राख रंग का उजास बाकी था। लीना की दृष्टि अपने छोटे से बागीचे पर स्थिर हो गई। फूलों की क्यारियां कुछ मुरझाई हुई सी लग रही थी। क्यारियों में कुछ जंगली घास भी उगाई थी। आसपास काफी कचरा इकट्ठा हो गया। कितने दिन बीत गए वह बागीचे की देख रेख नहीं कर पाई। उसने हल्के से अपनी पलकें मूंद ली। यह घर, यह बागीचा, ये लोग, सब कुछ तो उसका अपना है। उसके मजबूत कंधों ने लड़के की तरह इस घर की ढहती हुई दीवारों को कितनी मजबूती से थाम लिया, किंतु बदले में उसे क्या मिला बाबूजी जानते होंगे क्या। उसके अनुपम का सुरेखा चाहती है, उसके साथ घूमती है, उसके साथ सहजीवन के मधुर स्वप्न देख रही है। केसर उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई, किंतु भूख नहीं है कहकर उसने उसे वापस भेज दिया। उसकी आंखें निरंतर अंधेरे में जूझ रही थी। सुरेखा तथा अनुपम अब शायद एक दूसरे के आलिंगन में आबद्ध होंगे। शर्म से झुकाए सुरेखा के चेहरे को धीमे से ऊपर उठाकर अनुपम पूछेगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ सुरेखा। तुम्हारे बिना इस जीवन की अब शायद कल्पना भी नहीं कर सकूंगा। तुम मुझसे शादी करोगी? लीना की केसरी साड़ी का पल्ला उंगलियों के बीच मरोड़ते हुए लज्जा से अवगत वह नाजुक सी मीठी हंसी हंस देगी। अनुपम पुनः उसे बाहों में भर हल्के से उसके गुलाबी होठ चुम लेगा, जो शब्द कभी वह सुनती पर आज सुरेखा, और उसने दोनों हथेलियों से अपनी भीगी पलकें भींच ली। कंपाउंड का दरवाजा खुलने की आवाज हुई। हल्की सी चरमराहट के बाद स्वर शांत हो गया। लीना चौंक गई। उसने एक झटके से हथेलियां अपनी आंखों पर से हटा ली। उसका शरीर धनुष की डोरी की तरह स्वमेव खुज गया। सुरेखा बिना किसी आहट के पोर्च की सीढ़ियां चढ़ रही थी। अचानक उसकी दृष्टि कुर्सी पर बैठी हुई आकृति पर गई। ठिठक गई, हंसकर बोली, अरे बाबूजी, आपने बत्ती नहीं जलाई, अंधेरे में कैसे बैठे हैं? उसका हाथ बत्ती जलाने के लिए स्विच की ओर बढ़ा। रहने दे सुरेखा, बत्ती की जरूरत नहीं, अंधेरा ही ठीक है। आशा के विपरीत लीना का गंभीर स्वर सुनकर सुरेखा सहम उठी। कौन? दीदी, आप अंधेरे में कैसे? सुरेखा का स्वर हकलाहट से भरपूर था। तेरा ही रास्ता देख रही थी सुरेखा, हमेशा से सुनती आई। दीदी का स्नेहिल स्वर आज अजीब तीखेपन से उखड़ा हुआ था। डर कर वह दीवार से चिपक गई। मैं यहाँ सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मैं सब जानती हूँ। लीना के रोषपूर्ण व्यंग से भयभीत सुरेखा वहीं सीढ़ियों पर अशक्त सी बैठ गई। मैं भी जानती हूँ दीदी कि आपको मेरे तथा अनुपम के विषय में पता है। मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी। क्या? मैं और अनुपम दोनों शादी करना चाहते हैं। सीढ़ियों की टाइल्स पर उंगलियां फिराती हुई सुरेखा ने धीमी आवाज में कहा। किंतु मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। लीना की आवाज में जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। इस अचानक प्रत्याघात से सुरेखा तिलमिला उठी। ओ दीदी, प्लीज प्लीज दीदी, आप ऐसा नहीं करेंगी। अनुपम के बिना मैं जी नहीं सकूंगी। ईश्वर के लिए आप ऐसा निर्णय। किस लिए ना करूं? लीना कुर्सी से उठकर सुरेखा के समीप आकर खड़ी हो गई। तू खुद ही बता, क्यों ना करूं? तुझे हंसाने के लिए, तुझे खुश रखने के लिए अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर गरल के समान पिया है मैंने। अपनी समस्त इच्छाओं को तेरी एक मुस्कान पर ठोकर मार दी, किंतु अब मुझ में यह सब सहन करने की शक्ति नहीं। अनुपम तुझसे शादी कैसे करेगा? मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? दीदी, बातों के इस रुख से सुरेखा अवाक हो उठी। मुझे लगता है आज अगर नहीं बोल सकी तो फिर कभी जिंदगी भर नहीं बोल सकूंगी। पागल हो जाऊंगी मैं, पागल। मेरा अरमान था कि मैं डॉक्टर बनूं, खूब पढूं। मेरी महत्वाकांक्षा खुले आसमान में पंख पसार ऊंचे, बहुत ऊंचे उड़ना चाहती थी। सुख समृद्धि के स्वर्ग को छूना चाहती थी, भोगना चाहती थी। किंतु तुम्हारी वजह से यह कंकरीली पथरीली जमीन मुझे दी गई चलने के लिए। मेरे कमजोर कंधों पर तुम सब लोगों को बैठा दिया गया ढोने के लिए। यह तो मेरी नियति नहीं थी, यह सिर्फ तेरी देन है, तेरी। लेकिन किस लिए?
आप क्या सोचती हैं? आपको इस तरह तड़पता देखकर मुझे आनंद आता है? आज मुझे भी अपनी बात कह लेने दीजिए। वह जो खुद ही टूटे हुए हाथ पैरों वाला हो, जो खुद ही एक बियाबान जंगल में भटक रहा हो, वह क्या इतना नासमझ है कि अपने सामने वाले की पीड़ा को नहीं समझ सकता? जो आप अपनी वेदना से स्वयं गल रहा था, कितना मोहताज था वह दूसरों की दया के लिए। इन तर्कों से हकीकत पर पर्दा नहीं पड़ सकता। दीदी, मेहरबानी कर मुझ पर दया मत दर्शाओ। यह भीख मुझसे सहन नहीं हो सकेगी। जो मेरा है वह मुझे मिलना ही चाहिए, और वही मैं चाहती हूँ। सहन शक्ति की सीमा होती है। त्याग, फर्ज, बलिदान, ये शब्द कितने कीमती हैं, कितने महान हैं, किंतु ये शब्द हर बार किसी की जिंदगी उससे छीन नहीं सकते, जीना उससे नहीं मांग सकते। दीदी का यह रूप उसके लिए नया था। कभी छोटी सी चीज के लिए भी उन्होंने मना नहीं किया था, ना उसे मांगने की जरूरत ही पड़ी। अपनी इस विचित्र बीमारी की आड़ में वह शेर के समान सुरक्षित थी। उसे मानो 7 खून माफ थे, किंतु आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे प्रिय वस्तु पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। अब वह स्वस्थ थी और स्थिति की गंभीरता से अनभिज्ञ नहीं थी। जिंदगी का सबसे नाजुक क्षण उसके समक्ष उपस्थित था, और आज अगर वह मजबूती से काम नहीं लेगी तो उसका सुंदर सपना वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगी। आप ठीक कह रही हैं, आपकी बात सच है। दलीलों की आड़ से सच को छिपाया नहीं जा सकता, किंतु उसे अलग स्वरूप में स्वीकार तो भी नहीं किया जा सकता। बस दीदी, यह मेरी आखिरी मांग है। अनुपम की भीख मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कैसी वाहियात बातें करके मुझे फुसला रही है। तू जब इस तरह से मेरी जिंदगी से चली जाएगी तो शेष क्या रह जाएगा? मात्र सांसें। मात्र सांसें लेते रहने से ही जिंदगी थोड़े ही कट जाती है सुरेखा। जीवन जीने के लिए और बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, और वे सारी चीजें, सुविधाएं मुझसे छीनकर मुझे जिंदगी जीने के लिए कहती है। तो फिर कहिए दीदी, मैं क्या करूं आखिर? सुरेखा रो पड़ी। शांत स्तब्ध रात्रि उसकी हिचकियों से अस्थिर हो उठी। जैसे दोनों हथेलियों के बीच हिचकियां भरती हुई सुरेखा को देखती रही लीना। आज उसने सुरेखा को बिल्कुल सामने खड़ा करके बातें की थी, किंतु इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसके जीवन की बस एक चाह, एकमात्र हरियाली वीरान होती जा रही थी, और लीना खामोश बैठी रहे। अपने अस्तित्व के प्रति भी तो उसका कोई फर्ज है। उसने गलत तो नहीं किया था। लीना ने अत्यंत तीखे स्वर में कहा, तू क्या करती है यह मैं जानूं? यह तेरी अपनी समस्या है, तू स्वयं सुलझा। मैं तो सिर्फ अपनी बात जानती हूँ। अनुपम से तेरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। लीना के स्वर की उग्रता से सुरेखा कांप गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। ड्राइंग रूम से झांकती हुई हल्की प्रकाश की रेखा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लीना ने देख लिया। सुरेखा के होठ एक अजीब सी शक्ति से खिंच गए। उसकी आंखें कांच की गोटियों से चमक उठी। आंसू पहुंचने की परवाह न करते हुए उसका प्रतिद्वंदी स्वर तीखा हो उठा। अच्छा, तो आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी यह जानना है? शब्दों को क्रोध से उगलते हुए लीना बोली, मैं अनुपम से कह दूंगी कि सुरेखा बीमार लड़की है, रोगी है, भयंकर रोगी। उस पर पागलपन के दौरे आते हैं। तब यह खूबसूरत सुरेखा एकदम बदल जाती है, और तब भूखी शेरनी सी यह लड़की किसी की पत्नी बनने लायक नहीं रहती, और ना किसी बच्चे की माँ। एक क्षण के लिए लीना को लगा उसका छोड़ा हुआ तीर निशाने पर बैठा है। सुरेखा फक पड़ गई। सुरेखा ने दोनों हाथों से माथा पकड़ लिया और क्षीण स्वर में बोली, आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करिए। अनुपम से जो भी कहना चाहे कहें। मेरा प्रणय सीप में बंद मोती सा उजला है, और ओस की बूंद नहीं, जो क्षणांश में लुप्त हो जाती है। और मान लो आप अगर अनुपम को यह सब बता भी देती हैं, और वह मुझसे ब्याह करने से पीछे हट भी जाता है, तो भी यह निश्चित है कि वह आपसे तो शादी कदापि नहीं करेगा, क्योंकि अनुपम मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। वह मुझे जी जान से चाहता है, मुझे यानी सुरेखा को, आपको यानी लीना को नहीं। दिग्विमूढ़ सी खड़ी रही लीना की ओर। बिना देखे वह झटके से उठकर अपने कमरे की ओर चल दी। लीना प्रस्तर मूर्ति सी हो उठी। सुरेखा के वाक्यों ने उसे बंदूक की गोली की तरह छलनी कर दिया। सुरेखा तथा अनुपम एक दूसरे के थे, एक दूसरे को चाहते थे। उन दोनों के बीच उसका कोई स्थान नहीं था। वह नितांत अकेली थी, एकदम अकेली, असहाय। सुरेखा के समक्ष आंसू बहाना निरर्थक है। क्या बाबूजी से जाकर कहते? रमीला क्या कहती थी? एक क्षण का संकोच तुझे जिंदगी भर सालेगा। यही वैसा ही वक्त है। अगर यह मौका चूक गई तो फिर कभी अपनी बात किसी से नहीं कह सकेगी। इस मौके को मुट्ठी से छोड़ना नहीं चाहिए। सुरेखा के अरमानों को रौंद कर अनुपम को प्राप्त करना नहीं।
यह असंभव है। लीना का स्वभाव तो यह नहीं, तो क्या वह यह बात अनुपम से कह दे? और अगर फिर भी सुरेखा को छोड़ने के लिए तैयार ना हुआ तो उसका तिरस्कार करेगा, दुत्कार करेगा, निकाल दे तो इस अपमान के साथ वह कैसे जीवित रहेगी, कैसे मुंह दिखाएगी? वह अशक्त सी पोर्च की सीढ़ियों पर ही बैठ गई। उसकी निगाह आसमान की ओर गई। उसे महसूस हुआ वह टूटा हुआ तारा जो इन चमकते हुए जुगनुओं के बीच से टूटकर धरती के किसी कोने बजले हुए काले पत्थर पर आ गिरा। उसे में ना अब चमक है ना आप। पोर्च के आसपास अंधेरा ही अंधेरा है और उस अंधेरे में वह